Good morning. This is Dr. Abhishek Nath, Assistant Professor of Political Science, MLT College, Sarsa. Uh, Today we are going to discuss on the topic power, hegemony, and authority. Uh, Power, legitimacy, and authority. Right. This is a topic for BA Honors Political Science first year. Um, okay. Power, legitimacy, and authority. पावर का मतलब है शक्ति, लेजिटिमेसी जिसको हिंदी में वैधता भी कहते हैं, और अथॉरिटी जिसे हम कई बार प्राधिकार या सत्ता भी कहते हैं। सत्ता, प्राधिकार दोनों ही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं इसके लिए। जहाँ तक शक्ति का संबंध है, ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। शक्ति, वैधता और सत्ता, ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। जहाँ तक शक्ति का प्रश्न है, तो अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे तो शक्ति को परिभाषित किया गया है, शक्ति कुछ करने की क्षमता, डैट मीन्स एबिलिटी टू डू और एक्ट, और नियंत्रण, प्रभाव और प्रभुता, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस एंड एसेंडेंसी है। राइट। सो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश इसे एबिलिटी टू डू और एक्ट समथिंग और कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और एसेंडेंसी के संदर्भ में डिफाइन करता है। लेकिन हम जो राजनीति विज्ञान में शक्ति की बात करते हैं, तो यह कई अन्य पहलुओं को भी उजागर करता है। और अगर ये कहा जाए कि शायद राजनीति विज्ञान में पावर एक सबसे कंटेस्टेड अवधारणा है, तो ये गलत नहीं होगी। शक्ति का मतलब है अगर आप शक्ति के धारक हैं, अगर आप किसी अन्य व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करवा लें जो वैसे वो नहीं करना चाहेगा। राइट। इसका मतलब है आपके पास शक्ति है और आप शक्ति को उस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। राइट। आप दूसरों से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करवा लें, अन्यथा वो नहीं करना चाहेगा, तो इसे कहेंगे कि आपके पास उसके ऊपर शक्ति है। राइट। शक्ति को मुख्यतः दो रूपों में हम राजनीतिक विज्ञान के तहत देख सकते हैं। एक, न केवल शक्ति एक दूसरे को कंट्रोल और पावर एक्सरसाइज करने की है, बल्कि एबिलिटी टू डू समथिंग, जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डिफाइन किया है। अर्थात पावर ओवर ही केवल नहीं है, पावर टू डू समथिंग भी है। राइट। कैपेसिटी टू डू समथिंग भी है। तो शक्ति जो है सो कुछ करने की शक्ति और किसी के ऊपर शक्ति, इन दोनों ही अर्थों में डिफाइन की जा सकती है। राइट। अब अगर आप शक्ति के विभिन्न आयामों की बात करें, आप शक्ति को बहुत सारे स्कॉलर्स ने परिभाषित किया है। आप जैसे रॉबर्ट डल का कहना है कि शक्ति कर्ताओं के मध्य एक ऐसा संबंध है जिसमें एक कर्ता अन्य कर्ताओं से वह काम करवाता है जो कि वह अन्यथा करना नहीं चाहता। मैं मैक्स वेबर के जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर हैं, उनकी परिभाषा को कोट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैक्स वेबर का कहना है, शक्ति का अर्थ है किसी सामाजिक संबंध के अंतर्गत एक कर्ता के द्वारा दूसरों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को कार्यान्वित करने की संभावना। राइट। यानी दूसरों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को आप कार्यान्वित करवा लें दूसरों से, क्या संभावना है, वो दिखाता है शक्ति। आप कितनी शक्ति के धारक हैं। शक्ति कहीं ना कहीं एक, आप कह सकते हैं, एक रिलेटिव अवधारणा है। रिलेटिव का मतलब है कि तुलनात्मक अवधारणा है, आप कह सकते हैं। रिलेटिव है, कितनी है, ज़्यादा है, कम है, इसको रिलेटिव कहते हैं। ठीक है। दूसरों के तुलना में आपके पास कितनी शक्ति है, नहीं है। अगर शक्ति के विभिन्न आयामों की बात करें हम, तो शक्ति को आप राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, कई तरह की शक्तियों में बांट सकते हैं। समाज में बहुत सारी अलग अलग तरह की शक्तियों फैली हुई हैं और कोई ज़रूरी नहीं है एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था या एक ही समूह शक्ति का इस्तेमाल करता है। अलग अलग कारणों से अलग अलग तरह की शक्ति, अलग अलग शक्तियों के स्रोत अलग अलग होते हैं और उनका इस्तेमाल अलग व्यक्ति कर सकते हैं। राइट। जो कि आप समाज में महसूस भी करते होंगे। अब अगर हम, लेकिन मुख्यतः इसमें हम कह सकते हैं सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक, ये चार बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक और वैचारिक शक्ति। राइट। जहाँ तक शक्ति को डिफ़ाइन करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का सवाल है, तो जब व्यवहारिक धरातल पर शक्ति जब इस्तेमाल की जाती है तो कैसे काम करती है, इस आधार पर चार मुख्य सिद्धांत हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, इलियट्स थ्योरी से हम कहते हैं, बहुलवादी दृष्टिकोण और नारीवादी दृष्टिकोण। अब अगर मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात करें तो मार्क्सवाद में हमने पढ़ा है कि मार्क्सवाद का यह मानना है कि समाज क्या वर्गों में विभाजित है। वर्ग विभाजित है और समाज में जो वर्ग आर्थिक शक्ति को धारण करता है
वही व्यक्ति राजनीतिक शक्ति को भी धारण करता है। अर्थात उनके लिए राजनीतिक शक्ति कोई इंडिपेंडेंट पहलू नहीं है, वो आर्थिक शक्ति पर डिपेंडेंट है। उनका मानना है कि जिस समाज में, एक उदारवादी समाज में क्या होता है, आर्थिक रूप से संपन्न जो लोग होते हैं वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी संपन्न होते हैं। वैचारिक शक्ति भी उनकी ज़्यादा होती है, जिसे बाद में एंटोनियो ग्राम्सी ने हेजोमनी के सेंस में डिफ़ाइन किया था, अगर आप याद करें तो। हेजोमनी को आप प्राधान्यता हम लोग हिंदी में कहते हैं, इसके लिए एक अच्छी हिंदी वर्ड ढूंढना मुश्किल है, तो आप हेजोमनी टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्राधान्यता NCERT की बुक में कई जगह इस्तेमाल किया गया है। तो हेजोमनी जिसे एंटोनियो ग्राम्सी ने डिफ़ाइन किया है। तो मार्क्स का ये कहना था कि जिसके पास आर्थिक शक्ति है उसके पास ही राजनीतिक शक्ति भी है, और वो राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करता है। विशिष्ट वर्गीय जो इलिसिस थियरी है, विशिष्ट वर्गीय अवधारणा है, उसका ये कहना है कि समाज में हमेशा ही क्या होता है, कुछ थोड़े से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने संपत्ति, विद्वता, कुशलता, नैतिकता, बौद्धिक कुशलता आदि के आधार पे समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लेते हैं और वहीं शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जिसे डिफ़ाइन करने में आपने पहले भी हमने जब विशिष्ट दृष्टिकोण बताया था मैंने, तो आपको मोस्का, पेरोटो, सी राइट मिल्स, मिशेल्स, इन सब के बारे में चर्चा की थी, जिन्होंने बताया था कैसे शुम्पीटर, जिन्होंने बताया था कि कैसे समाज में शक्ति का इस्तेमाल होता है, कैसे एक पार्टिकुलर जो क्लास है, वर्ग है, विशिष्ट वर्ग जो है, वो शक्ति का कैसे इस्तेमाल करता है, और बाकी शक्तियों का बाकी उस निर्णय को मानने वाले होते हैं, और वो विशिष्ट वर्ग ही सभी निर्णय समाज में लेते हैं। बहुलवादी दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो बहुलवादी दृष्टिकोण का ये मानना रहा है कि समाज में शक्ति क्या है, बहुत सारे ग्रुप्स में, छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स में फैली हुई है, और राजनीतिक निर्णयों को कौन सा ग्रुप कितना प्रभावित करता है उसे उतना ही शक्ति संपन्न माना जा सकता है, राइट। तो सरकार का काम क्या है, वो डिफरेंट हित समूहों के बीच में एक अंपायर के रूप में, न्यूट्रल मध्यस्थ के रूप में काम करे, ठीक है। तो शक्ति क्या है, समाज में विभिन्न समूहों में बटी हुई है, और इन समूहों की आपसी क्रिया के द्वारा क्या होता है, शक्ति इस्तेमाल की जाती है। जो समूह जितना पावरफुल होगा, अर्थात जिसकी कैपेसिटी, जिसकी नीतियों को इन्फ्लुएंस करने की जो क्षमता है जितनी ज़्यादा होगी उतनी शक्तिशाली माना जाएगा। तो स्टीवन ल्यूक्स ने बहुलवादी चिंतक हैं स्टीवन लुक्स जिन्होंने इसके 3 आयाम बताए हैं। जैसे जिन विषयों या मुद्दों पर अगर शक्ति धारक क्या होता है, शक्ति धारक निर्णय कैसे लेते हैं, इस पर उन्होंने चर्चा की है। तो उन्होंने बताया कि जिस मुद्दे या विषय पर उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती, उस पर कई बार तो वाद विवाद वगैरह ही नहीं होते। अर्थात उनका कहना यह है कि जो नीति निर्धारक होते हैं, शक्ति धारक होते हैं, वो नीतियों को प्रभावित करते हैं और शक्ति का इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि उनके अपने द्वारा बनाई गई जो नीतियाँ हैं, जो खुद की समझ की नीतियाँ हैं, वही बार बार रिफ्लेक्ट होती हैं। कई बार शक्ति धारक निर्णय ही नहीं लेते, क्योंकि उनमें बिल्कुल ही उनकी रुचि नहीं होती, दिलचस्पी नहीं होती, तो वो उन निर्णयों में बिल्कुल ही क्या कहते हैं, शक्ति धारक निर्णय ही उस पर नहीं लेते। और तीसरा ऐसा हो सकता है कि वो लोगों के विचारों को ही बदल दे। अर्थात इन तीनों ही तरीक़ों से वो क्या करते हैं कि नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, चौथा जो दृष्टिकोण है वो है नारीवादी दृष्टिकोण। नारीवादी दृष्टिकोण का ये मानना है कि शक्ति जो है समाज में पितृसत्ता के द्वारा निर्धारित होती है, और पुरुषों द्वारा समाज में शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। और शक्ति क्या है, वो शारीरिक नहीं हो, समाज शास्त्रीय शक्ति है। अर्थात समाज उस शक्ति का निर्धारण करता है, और पुरुष वर्ग के पास हमेशा ही सत्ता रही है, और स्त्रियों को कमतरहीन और निर्णय लेने में अक्षम में माना जाता है। इस तरह पे समाज में उनके पास कोई शक्ति नहीं होती। अलग अलग नारीवादी हैं, जैसा हमने फेमिनिज्म जब चर्चा की है तो बात किया, फेमिनिज्म का वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। उससे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे समाजवादी नारीवादी हैं, वो ये कहती हैं आर्थिक शक्ति इंपॉर्टेंट है, अगर आर्थिक क्षमता आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर दिया जाए महिलाओं को, तो शायद वो राजनीतिक सत्ता का भी इस्तेमाल कर पाएंगी और वो शक्तिशाली हो जाएंगी, उनका एम्पावरमेंट हो जाएगा। उदारवादी नारीवादी में कहते हैं कि बराबर अधिकार हों, कानूनी संवैधानिक आधार जो है सबको पुरुषों के समान बराबर हों, तो उससे स्त्रियों की स्थिति अच्छी होगी। रेडिकल नारीवादी हैं, जिनका ये कहना है कि उनका ये मानना है कि हर क्षेत्र ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने प्राइवेट इज़ पॉलिटिकल का नारा दिया था। जो प्राइवेट क्षेत्र है, प्राइवेट और पब्लिक का जो डिस्टिंक्शन है, उसको उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। उदारवादी जो अवधारणा है, उसने प्राइवेट और पब्लिक का डिस्टिंक्शन जैसे निर्धारित किया है।
और पब्लिक क्षेत्र को पुरुषों के लिए और प्राइवेट क्षेत्र को महिलाओं के लिए निर्धारित किया है, जिसके द्वारा शक्ति का असमान वितरण दिखता है। उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट क्षेत्र है वो भी एक तरह से क्या है, पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, वो एक न्यूट्रल क्षेत्र नहीं है। अर्थात प्राइवेट क्षेत्र में भी शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसको देखना होगा, राइट। तो ये शक्ति के देखने का अलग अलग आयाम है। लेकिन शक्ति का अकेले अध्ययन राजनीतिक शास्त्र में विशेष महत्व नहीं रखता जब तक उसे हम वैधता और सत्ता के साथ न देखें। वैधता क्या है? वैधता लेजिटिमेसी जो है वैधता का मतलब ये है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं या आप जिस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिन पर शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका विरोध ना करें। पहला, विरोध न करें। दूसरा, न केवल विरोध न करें बल्कि वो ये माने कि ये जो आप कर रहे हैं, जो निर्णयकारी या शक्तिधारक जो कर रहा है वो एक्चुअली उनके हित में कर रहा है, और इस तरह से वो उसे बिना किसी विरोध के स्वीकार करते हैं। देखिए, कोर्सन के आधार पर, शक्ति के आधार पर, यानी कोर्सन यानी जोर जबरदस्ती के आधार पे जब कोई बात मनवाई जाती है तो शायद कुछ समय के लिए हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये सोचें कि अगर मैं क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं और मैं एक बंदूक लेकर रखूँ अपने पास और बोलूँ आपको मेरी हर बात माननी है, तो शायद आप सारी बात मानने को तैयार हो जाएंगे। फिर आप कितनी देर तक मानेंगे? आप सोचेंगे 10 लोग हैं, चलो सब मिलकर सर पे अटैक कर देते हैं, तो 1-2 की जान जाएगी, 3 की जाएगी, 4 की जाएगी, फिर भी बाकी सभी तो स्वतंत्र हो जाएंगे, अपनी मर्जी से निर्णय लेंगे, तो आप उस शक्ति का विरोध करेंगे, राइट। लेकिन जब आप ये समझेंगे कि सर जो बात कह रहे हैं वो हमारे हित में है, हमारे लिए बेहतर है, हमें उनकी बात माननी चाहिए, तो आप कभी भी सर की बातों का विरोध नहीं करेंगे। तो ये क्या है? ये वैधता है। आपने उनकी शक्ति को वैधता प्रदान कर दी है। क्यों? क्योंकि आप ये समझते हैं कि जो भी निर्णय शक्तिधारक लेगा वो आपके हित में लेगा, राइट। तो वैधता, जब शक्ति के साथ वैधता मिल जाती है तो इसे प्राधिकार या सत्ता कहते हैं। कोई भी सत्ता तब तक अस्थायी नहीं हो सकती जब तक उसे वैधता प्राप्त न हो, राइट। वैधता, कोर्सन पर आधारित सत्ता आप देखेंगे बार बार परिवर्तित होते रहते हैं, चाहे वो मिलिट्रिस्ट रूल हो या अथॉरिटेरियन रूल हो, उनकी सत्ता हमेशा अस्थायी होती है। लेकिन जो सत्ता जनमत पर आधारित होती है, जिन पे जनता का ज़्यादा समर्थन होता है, उसे वो काफ़ी अस्थायी माना जाता है, राइट। तो शक्ति और सत्ता, शक्ति और वैधता मिल करके, पावर राइट में से मिल करके अथॉरिटी क्रिएट करते हैं, और वो अथॉरिटी काफ़ी अस्थायी होती है, महत्वपूर्ण होती है, राइट। सत्ता के अलग अलग रूप हैं, जैसे मैंने कहा कोर्सन है, पावर हो सकता है। इसी तरह आप देखें एक्सपीरियंस के आधार पर शक्ति उत्पन्न होती है, उम्र से, राइट। घर में कहते हैं कि अब जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमारी बात मानो क्योंकि हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको माननी चाहिए। कुछ लोग अपनी बौद्धिक ज्ञान के आधार पे शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्मन समाज वैज्ञानिक जो मैक्स वेबर हैं, उन्होंने सत्ता को 3 रूपों में विभाजित किया है। पहला उन्होंने कहा परंपरागत सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, यहाँ सत्ता जो है वो जैसे राजवंश हुए या काफ़ी लंबे समय से जो शासन करते आ रहे हैं, इस आधार पे उनके शासन को स्वाभाविक मान करके माना जाता है। तो जैसे जेरेंटोक्रेसी है या जेरेंटोवृद्ध तंत्र या जो राजा का शासन है, उसी इस आधार पे सहमति प्रदान की जाती है कि वो एक ट्रेडिशनल सत्ता है, उसे ही शासन करने का अधिकार है, राइट। अब एक दूसरा उन्होंने बताया है करिश्माई सत्ता। कई लीडर होते हैं, बड़े करिश्माई होते हैं और जनता उनके पीछे भागने लगती है और उनकी हर बात मानती है। जैसे जर्मनी में हिटलर, मुसोलिनी, भारत में भी आप देखिए गांधी या नेहरू, इवन कुछ ऐसे नेता रहे हैं, जेपी, जयप्रकाश नारायण, कुछ ऐसे नेता रहे हैं जिनके पीछे व्यक्ति जो है जो नागरिक हैं वो उनको बिना किसी ज़्यादा क्वेश्चन की उनकी बातों को मान लेते हैं। तो ये कहा एक करिश्माई सत्ता है, अच्छे वक्ता होते हैं, लोगों को अपने से जोड़ने की क्षमता रखते हैं। और तीसरी है, उसे मैक्स वेबर ने कहा है कानूनी, लीगल रेशनल अथॉरिटी, कानूनी तर्कसंगत सत्ता। लीगल रेशनल अथॉरिटी जो है वो किसी व्यक्ति को उसके विशिष्ट गुणों के आधार पे नहीं प्रदान करती, बल्कि एक पद है, पोस्ट है, उस पद को वो सत्ता प्राप्त होती है। उस पद पे कौन आसीन है उससे उसे बहस नहीं है। इस आधार पे मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की कल्पना की, कैसे अधिकारी तंत्र की कल्पना की, जो कि आधुनिक समाजों में शासन का एक सत्ता का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो अपने पोस्ट के आधार पर जाने जाते हैं। पोस्ट जब तक धारण करते हैं उनकी सत्ता होती है, जब पोस्ट को छोड़ देते हैं वो सत्ता उनकी चली जाती है, राइट। तो लेकिन वेबर का ये मानना है किसी भी समाज में शुद्ध रूप से अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं पाई जाती, इन तीनों की ही मिलीजुली व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। शुद्ध रूप से कोई व्यवस्था कहीं भी नहीं मिलती। तो सत्ता को ये तीन मैक्स वेबर के द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसके आधार पर हम देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे लेजिटिमेसी जो है वो उसको 2 और लेजिटिमेसी जो है वैधता, अब थोड़ी सी वैधता पे चर्चा कर लें क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ये पावर और अथॉरिटी दोनों को लिंक करता है।
देखिए वैधता क्या है, आजकल आप देखेंगे वैधता को एक ड्यूजूरो और डिफैक्टो सत्ता जो है, आप वैधता कहें या फिर अथॉरिटी को ड्यूजूरे और डिफैक्टो के रूप में विभाजित किया जाता है। ड्यूजूरे डिफैक्टो का मतलब है ड्यूजूरे और डिफैक्टो। ड्यूजूरे हो गया विधि सम्मत, डिफैक्टो हो गया तथ्य सम्मत। तो ऐसा हो सकता है कि ड्यूजूरे अथॉरिटी यानी कानूनी रूप से सत्ता किसी और के पास हो, लेकिन वास्तविक धरातल पर सत्ता कोई और इस्तेमाल कर रहा हो। इसे हम विधि सम्मत सत्ता, व्यवहारिक सत्ता कह सकते हैं आप, ठीक है। तो विधि सम्मत और तथ्य सम्मत का एडजेक्ट हिंदी इसका है। तो विधि सम्मत सत्ता हो सकती है। आपको मैं एक इंडियन पॉलिटिक्स से एक अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, जिससे शायद आप समझ पाएँ। जब हमारे यहाँ यूपीए का शासन था तो कई बार प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह थे, लेकिन ये सभी जानते हैं। तो विधि सम्मत सत्ता क्या है, प्रधानमंत्री की बात, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उस सत्ता के पीछे भी एक सत्ता थी, जिसे हम लोग नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, जिसकी हेड कांग्रेस और या यूपीए की जो हेड थी सोनिया गांधी और कुछ और लोग उसमें शामिल थे। तो वो थी, और कई बार ये माना जाता था कि जो वास्तविक सत्ता क्या है वो जो यूपीए की हेड है वो इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये क्या है, ड्यूजरे और डिफैक्टो का अंतर है। ड्यूजरे रूप से एक प्रधानमंत्री की सत्ता थी, लेकिन प्रधानमंत्री के पीछे भी एक सत्ता थी जो उसको इस्तेमाल कर रही थी, तो डिफैक्टो हो गया। तो डिफैक्टो ये सभी जानते थे कि हम सभी ये महसूस करते थे कि जो डिफैक्टो सत्ता है वो उनके पास है। तो सत्ता को स्थायी बनाने के लिए ये भी बहुत आवश्यक है कि ड्यूजरे और डिफैक्टो का अंतर ज़्यादा नहीं, राइट। इससे क्या होता है कि उत्तरदायित्व तो किसी और के पास होता है, लेकिन शक्ति कोई और इस्तेमाल करता है। आप देखिए इस दौरान आप इसके परिणाम भी आप देखिए, यूपी 10 साल के शासन के दौरान क्या क्या इसके परिणाम हुए। खैर ये मैं एग्जांपल के दे रहा हूँ, इसके लिए कोई आप पॉलिटिकल एलिनेशन या पॉलिटिकल क्रिटिक की बात नहीं है। इसे मैं एक राजनीतिक विज्ञानी होने के नाते जो मैं देखता हूँ ड्यूजरे डिफैक्टो अथॉरिटी को एक एग्जांपल के रूप में वो मैं आपको साइट कर रहा हूँ, इसे किसी अन्य अर्थ में ना लिया जाए, ठीक है। अब अगर देखिए वैधता स्थापित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में सभी राजनीतिक जितने भी राजनीतिक सत्ताएं हैं वो वैधता स्थापित करना चाहती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक प्रणालियों में तो चुनाव अक्सर होता है तो वैधता स्थापित हो जाती है, लेकिन कई सारे ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है वो भी वैधता स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन ये भी सही है कि कोई भी सत्ता संपूर्ण रूप से वैध नहीं हो सकती। अगर आप चुनाव भी देखें तो चुनाव में भी शायद 40-50% संख्या ही किसी पार्टी के पक्ष में वोट देती है और 40% उसके विपक्ष में भी होती है। लेकिन सत्ता के स्थायी होने के लिए बहुत ज़रूरी है, वैधता की कसौटी क्या है, बहुमत का समर्थन है। तो जितना ज़्यादा लोग समर्थन करें सत्ता उतना ही अस्थायी हो सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी समाज में वैधता कितनी, शासन सत्ता को कितनी वैधता प्राप्त है, इसे जांचने के लिए डेविड ईस्टन ने अपने सिस्टम एनालिसिस में 4 तरह की उन्होंने बताया था कि समाज में वैधता को हम पहचानने के लिए दे सकते हैं उस समाज में कितनी हिंसा कहाँ तक फैली हुई है, कानून को उल्लंघन की घटनाएं कितनी होती हैं, असहमति आंदोलनों का आकार क्या है और सुरक्षा की व्यवस्था पर कितना धन खर्च करना पड़ता है। ये 4 तरीके हैं जिसके आधार पे आप ये पहचान सकते हैं कि किसी समाज में जो वैधता है वो किस हद तक है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो वैधता का, राज्यों पे वैधता का संकट है। अंदर से आप, राज्यों के अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से वैधता का संकट कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कि ये चाहते हैं कि राजस्व स्वतंत्रता मिल जाए या उनको ऑटोनॉमी मिल जाए। तो ये सारे कहीं ना कहीं राज्य की सत्ता को इंटरनली चैलेंज कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जैसे आज देखिए बड़े पैमाने पे जो इलीगल माइग्रेशन होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ, वो भी कहीं ना कहीं राज्य की जो टेरिटरी है, राज्य की सत्ता जो है, वैधता जो है उसको चैलेंज करते हैं, राइट। राज्य की वैधता को चैलेंज करते हैं। और दूसरा जो एक पहलू पर उभर कर आ रहा है वो क्या है, जो सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं जैसे EU है, शार्क है, ये सारे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता को, सीमाओं की वैधता को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि राज्य की वैधता जो है, राज्य की सत्ता जो है, लोगों को संपूर्ण सुरक्षा नहीं दे पा रही है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रही, जो एक राज्य का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए लोग जो है सो इसको चैलेंज करते हैं और कई बार सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी सपोर्ट करने लगते हैं, राइट। तो ये पावर, लेजिटिमेसी और अथॉरिटी के बीच एक रिलेशनशिप को मैंने समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आप किसी भी किताब को कंसल्ट कर सकते हैं, कोई विशेष किताब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप पढ़ें और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप सभी पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।